चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 रीजंस के कारण इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है। फर्स्ट था बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ बिजनेस, सेकंड था बेटा फाइनेंशियल पोजीशन, थर्ड बताया गया था बेटा लिक्विडिटी पोजीशन एंड लास्ट स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। बैलेंस शीट बनाते समय शेड्यूल 3 कहता है कि प्रॉपर वैल्यूएशन करना है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो क्या इफेक्ट होता है प्रॉफिट पे। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो करेंट ईयर प्रॉफिट कम, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है तो करेंट ईयर प्रॉफिट ज्यादा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कम। इसलिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अच्छा से करेंगे हम। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आइटम्स आता है बेटा? फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स, मशीन चलाने के लिए कंज्यूमेबल्स, स्टोर स्पेयर्स भी आएगा, पैकिंग मटेरियल्स भी सब कुछ आएंगे। स्टोर स्पेयर्स को थोड़ा नखड़ा है, कोई स्टोर स्पेयर्स रेगुलरली यूज होता है जहां तहां यहां वहां सारे जहां, तो फिर वो इन्वेंट्री है। और स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एसेट तो फिर फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे आएगा। ठीक है नहीं रानी? ओके, नाउ इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, आइटम वाइज और ग्रुप ऑफ आइटम वाइज, नॉट दुकान वाइज। ठीक है? क्यों सर कम करते, कम वैल्यू पे क्यों दिखाते? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। जो इन्वेंट्री आप फ्यूचर में बेचोगे, अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो एनआरवी कम रहेगा, आज ही लॉस दिखा दो, और प्रॉफिट होने वाला है तो नहीं दिखाना है। इतनी पढ़ाए थे ना? बोलो बेटा। यस, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनआरवी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, फिर कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये सिखाएंगे अपने बच्चों को। एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है आपके गोडाउन पे स्टॉक पड़ा है, आपके गोडाउन पे स्टॉक पड़ा है से 1000 यूनिट्स, आपके गोडाउन पे 1000 यूनिट्स है और कॉस्ट है बेटा ₹10, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,000। दिस इज कॉल्ड स्टॉक एट कॉस्ट। 31 मार्च को 1000 यूनिट्स आपके गोडाउन पे है, से ये 31 मार्च 23 है, तो डेफिनेटली आप इस सामान को अप्रैल में सेल करेंगे ही। बोलो बेटा, अप्रैल में सेल करेंगे 1000 यूनिट्स से एट द रेट ₹15 में सेल करेंगे, 15 में। तो 1000 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 15,000। ये मार्केट प्राइस हुआ, ये एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। अब ये एनआरवी का मतलब होता है कि ये जो 1000 यूनिट्स है उसे आप फ्यूचर में बेचेंगे, बेचकर कितना रुपया आपको मिलेगा? बेचकर कितना मिलेगा सर? 15 रुपया में बेचेंगे, 15,000 मिलेगा। इसी को कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसी को कहते हैं मार्केट वैल्यू। यानी आपके गोडाउन में जो माल है उसे आप बेचेंगे, जिस प्राइस पे बेचेंगे उसी को कहते हैं मार्केट वैल्यू, उसी को कहते हैं एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, उसी को कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी गोडाउन में जो माल है उसे बेचकर कितना रुपया मिलेगा? तो बेटा 15,000। सर रुको रुको रुको, यस क्या बात है सर, इसको बेचेंगे ना, हमें कमीशन भी देना पड़ेगा। हम लोग अपना माल बेचते हैं ना, कमीशन देते हैं जिसके थ्रू बेचते हैं। तो एनआरवी जब कैलकुलेट करेंगे आपके हाथ में कितना रुपया आएगा? 15,000 में बिकेगा। इसे बेचने पे कुछ खर्चा लगने वाला है, अगर इसे बेचने पे कुछ खर्चा लगने वाला, वो भी तो कम जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस से कमीशन देंगे सर 10% ऑफ 15,000, तो 1500 कमीशन देंगे, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 13,500। तो एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां देखेंगे।
एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, आपके गोडाउन में जो माल है उसका सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल, दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो आज का पहला कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं एनआरवी। हाउ एनआरवी इज कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, हमारे गोडाउन पे जो माल है उसे बेचकर कितना रुपया मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। और उसे बेचने पे अगर कुछ कमीशन वगैरह कुछ खर्चा लगेगा तो भैया हमें तो 15,000 नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। एक ही एक्सपेंसेस का नाम याद रखना फाउंडेशन लेवल में, कमीशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो फिर से बोलना, एनआरवी इज इक्वल टू व्हाट, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। एस्टिमेटेड इसलिए बोल रहे हैं ना कि इसे हम लोग बेचे नहीं है, इसे हम लोग बेचेंगे, बेचकर इतना मिलेगा। सर हमारा कोई कमीशन वमीशन नहीं देते हम लोग खुद ही बेच के पैसा रख लेते, तो एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू ही क्या बन जाएगा बेटा, एनआरवी। ये कैलकुलेशन आप लोग तीनों लेवल पे पढ़ोगे, फाउंडेशन इंटर फाइनल, कभी नहीं भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीए बनने के बाद तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बाद का दुनिया तो अलग ही है। टिल सीए फाइनल ये आपको मिलते रहेगा एंड बहुत सारे जगह आप लोग यूज करेंगे। सो आज का कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट है बेटा, कंसेप्ट नंबर 6.6। NRV is equal to estimated sales value minus estimated selling expenses, estimated sales value minus estimated selling expenses, estimated sales value माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में कमीशन ऑन सेल, ब्रैकेट में कमीशन ऑन सेल। फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू 10,000, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू 10,000, कमीशन पेएबल ऑन सेल्स 10%, commission payable on sales 10%, कैलकुलेट एनआरवी, एनआरवी कैलकुलेट करना है, सेल्स 10%, कमीशन पेएबल ऑन सेल्स 10%, एनआरवी कैलकुलेट करना है। तो एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू कितना है बच्चा लोग, 10,000 लेस या कमीशन 10% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा, 1,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू 9,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 9,000। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट बता दूं 8,000, जिस सामान को आप लोग बेचकर 9,000 पाएंगे उसका कॉस्ट है 8,000, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 8,000। लिखते चलो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 8,000, वैल्यू ऑफ अगर कॉस्ट 8,000 और एनआरवी 9,000, कॉस्ट 8,000 एनआरवी 9,000, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 8,000 बीइंग लोअर, क्लियर है बच्चा लोग। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट को चेंज कर देता हूँ, कॉस्ट बता रहा हूँ 9,500, जो सामान हमारे गोडाउन में बचा है उसका कॉस्ट है 9,500, बट उसे बेचकर मिलेगा 9,000 ओनली। अच्छा सामान ना खराब सामान है बेटा,
या एबनॉर्मल गुड्स कहते हैं इसे। तो अब बताइए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना दिखाएंगे? 9000। वेरी 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 गुड। फिर से लिख लीजिए, कॉस्ट 9500 लिख लीजिए, कॉस्ट 9500। value of inventory will be 9000। क्लियर? क्लियर? ओके। तो बेटा इस चैप्टर में सिर्फ अब आपको कॉस्ट और एनआरवी सीखना है। एनआरवी सीख लिए, इंटर में भी आके सीखोगे, फाइनल में भी सीखेंगे। आइए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, फिर मैं कॉस्ट पे डिस्कशन करूंगा। ओके, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए थे, सेल और रिटर्न देख लिया ना? देखा? कंप्लीटेड? नॉट कंप्लीटेड? बाकी सब देखा? जल्दी जल्दी देख के कंप्लीट करना। टेस्ट आ रहा है ना आप लोगों का? कब आ रहा है? सैटरडे। या प्राइस मनी भी है फुल मार्क्स के लिए, और आदत बना के रखना एग्जाम के लिए। तो बेटा चलिए, ऑब्जेक्टिव 6 अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूडेट। क्या बताया गया था? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। टिक मार्क कर दीजिए। और प्रॉब्लम 9 पे आएंगे। ई लिमिटेड, अ डीलर इन सेकेंड हैंड कार, हैज फॉलोइंग vehicles of different models and marks the stock फाइनेंशियल ईयर 4-5 पे। सेकेंड हैंड कार बेचते हैं, 5 व्हीकल्स है डिफरेंट मॉडल्स का। फर्स्ट है कार, इस कार का कॉस्ट दिया है 90,000, एनआरवी 95,000। सिमिलरली फिएट, एम्बेसडर, मारुति स्टीम, मारुति 800। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे आप क्या स्टॉक दिखाएंगे? तो बताइए कार का कौन सा वैल्यू दिखाएंगे? कॉस्ट 90, एनआरवी 95, विच एवर इज लोअर? 90,000। वेरी वेरी गुड। फिएट का क्या दिखाएंगे? 1,15,000। वेरी वेरी गुड। एम्बेसडर तो बताओ आउटडेटेड हो गया, कौन एम्बेसडर खरीदता है, इसलिए एनआरवी इसका कम हो गया। आप लोग कभी एम्बेसडर खरीदेंगे क्या? नहीं ना, तो जो खरीद के रखा है बेचने के लिए उसका वैल्यू कम जाएगा, एनआरवी लोअर। 265। मारुति स्टीम का क्या हाल है बच्चा? 1 लाख। एंड मारुति 800 का क्या हाल है बच्चा? 2 लाख। एंड टोटल आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग? 7,70,000। वेरी वेरी गुड, वेल डन। तो ये कॉस्ट और एनआरवी पे हल्का सा एग्जाम्पल था, एनआरवी पे आई मीन। अब हम लोग चलेंगे कॉस्ट पे, चर्चा करेंगे कॉस्ट पे। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट में लिखना कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, बिकॉज इन्वेंट्री नॉर्मली कॉस्ट पे ही वैल्यू किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पहले ट्रेडर के लिए बात करता हूं मैं, ट्रेडर के लिए फिर मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो सामान बनाता है ना बेटा, और ट्रेडर क्या करता है? खरीद कर बेचता है। तो ट्रेडर के लिए कॉस्ट एकदम सिंपल है, वो आप भी सक जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है कैलकुलेटर खरीद के बेचना। तो कैलकुलेटर का कॉस्ट जानना है बेटा। इस कैलकुलेटर का आई डोंट नो एमआरपी क्या होता है, मैं कभी कब कैलकुलेटर खरीदा पता ही नहीं। आप लोग खरीदे होंगे, कितना होता है भाई? 300 to 400। इसका एमआरपी 300 है, तो मैं 300 में तो नहीं खरीदूंगा, थोड़ा कम दाम में खरीदूंगा, क्योंकि 300 में तो मैं बेचूंगा ना। तो जो इसका एमआरपी है उससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देता है। से 300 का कैलकुलेटर एमआरपी लिखा है, जिससे मैं खरीदूंगा, वो मेरे से 250 रुपीज लिया, तो मेरा कॉस्ट हो गया 250। प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते, ट्रेड डिस्काउंट माइनस।
250 प्लस इसको खरीदते हैं ना तो टैक्स वगैरह लगता है, टैक्स जीएसटी का नाम तो सुने ही है, मन लगा के पढ़ो, इंटर में जीएसटी का पढ़ाई करना है और फाइनल में भी पढ़ाई करना है और उसके बाद जीएसटी से नोट छापना है। सो जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं टैक्स वगैरह लगता है तो टैक्स भी हमारा कॉस्ट में प्लस हो जाता है। परचेज प्राइस आएगा, इससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, टैक्सेस क्या करेंगे बेटा प्लस। हम लोग ना ये सामान खरीदते हैं कोलकाता से, तो कोलकाता से गुवाहाटी आने का खर्चा भी तो लगेगा, सो डेट इज ऑल्सो एडेड टू कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, कैरिज इनवर्ड। और हम लोग बार बार कोलकाता जाके खरीद नहीं सकते, हम लोग एक ब्रोकर को रखें, ब्रोकर को फ़ोन कर देते हैं, वो हमारे लिए कैलकुलेटर खरीद के भेज देता है, कमीशन वगैरह भी लेता है ब्रोकरेज, तो वो भी प्लस करेंगे। यानी ये कैलकुलेटर हम कोलकाता से खरीद के गुवाहाटी के दुकान पे ला रहे हैं, तो वहाँ से लेकर गुवाहाटी के दुकान तक लाने का जितना खर्चा हुआ एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट। कोलकाता से खरीदने से लेकर गुवाहाटी के दुकान तक लाने तक जितना खर्चा उसको क्या बोलते हैं बेटा कॉस्ट। कॉमन सेंस का बात है। परचेज प्राइस लिखना नहीं समझना, परचेज प्राइस देखते, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, माइनस। बिजनेसमैन को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी पे बिजनेसमैन सामान नहीं खरीदता है, एमआरपी में तो बेचता है, तो जो डिस्काउंट मिलता है बल्क खरीदने से उसको बोलता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज प्राइस। तो ये प्राइस हुआ, इसमें कुछ ड्यूटीज या टैक्सेस लगा है, ड्यूटीज या टैक्सेस लगा है, लाइक बहुत फेमस है जीएसटी, ड्यूटीज टैक्सेस लगा है तो प्लस कर देंगे। अगर हम लोग जापान से माल खरीद के लाते हैं, पहले चाइना से लाते थे, कोविड आने लगा छोड़ दिए, जापान से लाते तो इंपोर्ट ड्यूटी का नाम सुने आप लोग, ड्यूटी वो भी प्लस हो जाएगा। अभी इंडिया से ही माल खरीदो जीएसटी लगता है तो जीएसटी भी प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा जीएसटी भी आपका खर्चा में प्लस हो जाता है। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बोलना है। प्लस बेटा कैरिज, कैरिज लाने का खर्चा डेट इज ट्रांसपोर्टेशन, प्लस ब्रोकरेज ऑन परचेज, खरीदने पे कोई ब्रोकरेज वगैरह लगा है, तो ये सब कुछ जोड़ के कॉस्ट बनता है। मेन है परचेज प्राइस, इससे ट्रेड डिस्काउंट मिला तो माइनस कर देंगे, ड्यूटीज टैक्सेस लगता है तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है, ये प्लस कर देंगे। और फैंसी बाजार से ही खरीद के अपने भरोलू मुख लाता हूँ, वहाँ से यहाँ लाने का भी तो ट्रांसपोर्टेशन कैरिज कॉस्ट लगता है, वो प्लस करेंगे। और ब्रोकरेज ऑन परचेज, अगर हम लोग डायरेक्टली माल खरीदे तो ठीक है, ब्रोकर के थ्रू खरीदे तो ब्रोकरेज लगेगा, तो वो भी क्या करेंगे बेटा प्लस करेंगे। यानी आप जिस दुकान से माल खरीदते हो वहाँ से लेकर अपने दुकान पे यहाँ तक रखने का कॉस्ट, जितना खर्चा लगा है ना सब कुछ कॉस्ट में आता है। ध्यान रखना, आप जिस दुकान से माल खरीदे वहाँ से लेकर आपके दुकान तक आने तक जितना भी खर्चा लगा, लोडिंग, अनलोडिंग, कूली चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ कॉस्ट में प्लस होता है, सब कुछ आपके कॉस्ट में प्लस होता है। आइए अब बेटा डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा बात करता है। डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट होता है, नाम सुने हैं बेटा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि ना टाइमली पेमेंट कर दो। ऐसे हमने माल खरीदा, हमारा सप्लायर बोला गुप्ता जी आप 20 डेज के अंदर पेमेंट कर देंगे आपको डिस्काउंट दे देंगे, 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देंगे आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड बिकॉज इट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ परचेज। जब हम लोग परचेज करते हैं तो उस समय कंफर्म नहीं है कि हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम टाइम के अंदर पेमेंट कर देंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, और कैश डिस्काउंट बेसिकली इंटरेस्ट है, हमें थोड़ा जल्दी पैसा दे देते हैं तो हमें इंटरेस्ट दे देते हैं उन लोग। सो कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड, कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड। विच डिस्काउंट इज डिडक्टेड? ट्रेड डिस्काउंट, ये बल्क में खरीदते हैं
या एक ट्रेडर खरीदता है तो उनको डिस्काउंट मिलता है. कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड. ड्यूटीज टैक्सेस के बारे में इंटर में आके पढ़ेंगे. ड्यूटीज टैक्सेस ना, ये जो टैक्सेस होते दो टाइप के होते. एक रिफंडेबल होता है, रिफंडेबल, और एक नॉन रिफंडेबल होता है. ध्यान से समझेंगे. रिफंडेबल का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड, आईटीसी अलाउड. नॉन रिफंडेबल मतलब नो आईटीसी. तो बेटा ये जो टैक्सेस होते हैं, एक होता है रिफंड कर देता है गवर्नमेंट. बेसिकली मैं एक ट्रेडर हूं, मैं कैलकुलेटर खरीद के कैलकुलेटर बेचता हूं. तो मैं कैलकुलेटर खरीदूंगा ना, तो मेरा सप्लायर मेरे से टैक्स ले लेगा. फिर मैं आगे बेचूंगा तो फिर टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को. तो एक सामान पे दो बार टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को. पहले मैंने खरीदा था तो टैक्स दे दिया, फिर मैंने बेचा आपको, आपने भी मेरे को टैक्स दिया, फिर सरकार को टैक्स देंगे. एक सामान पे दो बार टैक्स, एक गलती के लिए दो सजा, ना इंसाफी है. तो एक ट्रेडर सामान खरीदता है, खरीद के फिर बेचता है, तो जो पहले टैक्स दिया था ना वो रिफंड हो जाता है. आपको रिफंड नहीं मिलता है. आप लोग बिजनेसमैन नहीं हो. बिजनेस में कोई सामान खरीदते हैं ना, आगे टैक्स लगने वाला है तो पीछे वाला टैक्स वापस होता है. नाम सुना है कभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का? नाम सुने आप लोग? अच्छा है, नहीं सुने तो बहुत अच्छा बात है. अब तो सुनो. प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने कुछ सामान खरीदा, लाइक हम लोगों ने एक एसी खरीदा, उस पे जीएसटी लग गया. अब जीएसटी लग गया, टैक्स लग गया, हमसे दे दिया हमने जीएसटी. अब एसी को यूज करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर से सरकार को टैक्स मिलेगा. तो सरकार का कहना है कि रमेश गुप्ता जी, एसी पे जो आपने टैक्स दिया था ना वापस कर देंगे आपको. एसी पे जो टैक्स दिया था वापस कर देंगे आपको. इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो बेटा अगर मेरा फर्नीचर का दुकान है, मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो टैक्स लगेगा, फिर बेचूंगा तो फिर से उस पे टैक्स लगेगा. तो एक सामान पे कितना बार टैक्स लगना चाहिए? एक बार. कितना बार लग गया? दो बार. तो जो फर्स्ट टाइम खरीदते समय जो टैक्स दिए थे ना वापस मिल जाता है, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये आप लोग इंटर में सीखेंगे. तो बेटा मैंने सामान खरीदा, उस पे टैक्स लग गया, मैंने सामान खरीदा, उस पे टैक्स लग गया, और फिर सरकार ने मेरे को रिफंड कर दिया. रिफंड कर दिया. मैंने टैक्स पे किया 10 रुपया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने मेरे को 10 रुपया वापस कर दिया. मैंने सरकार को 10 रुपया टैक्स दिया, सरकार ने वापस कर दिया. तो क्या मेरा खर्चा लगा ना? नहीं लगा. 10 रुपया टैक्स भरा, फिर 10 रुपया वापस मिल गया, तो फिर हमारा कॉस्ट नहीं है. बट नॉन रिफंडेबल, हमने 10 रुपया टैक्स परचेज करते समय दिया, आगे गवर्नमेंट ने कुछ वापस नहीं किया, तो फिर कॉस्ट हो जाएगा. कितना रुपया कॉस्ट हो जाएगा? 10. तो ड्यूटीज टैक्सेस, कौन सा ड्यूटीज टैक्सेस आएगा? जिसपे नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉन रिफंडेबल. अगर हमने टैक्स भरा है, सरकार ने वापस कर दिया, तो हमारा कॉस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सीए फाउंडेशन का फी दे के पढ़ रहे हो. आई डोंट नो कितना फी लगा है, से 30,000 लगा है फी. अब आप लोग पास हो जाओगे, कोई आपसे पूछेगा वो आपने कोचिंग किया था प्रेरणा में? हाँ. कितना कॉस्ट लगा? आपने 30,000 दिया. 30,000 बोलेंगे? यस और नो? बोलेंगे ना? मैंने एक स्कीम डाल दिया कि आप लोग 300 प्लस लाएंगे, तो मजाक कर रहा हूं, सीरियसली नहीं. आप लोग 300 प्लस लाएंगे तो आपका 30,000 वापस कर देंगे. तो आप में से एक बच्चा या दो बच्चा 300 प्लस लाया, तो हमने 30,000 उनको स्कॉलरशिप में वापस कर दिया. अब कोई पूछेगा आपसे, बेटा तेरा ट्यूशन पढ़ा प्रेरणा में, खर्चा कितना लगा? इंसानियत का कसम सच सच बोलना. कितना बोलोगे? 0. कैसे 0? 30,000 दिया था और फिर 30,000 वापस मिल गया, तो कॉस्ट इज 0. और कोई बच्चों जिनको 300 नंबर नहीं मिला, उनसे पूछेगा बेटा तेरा कॉस्ट कितना हुआ फाउंडेशन पढ़ने का, तो क्या बोलेगा? 30,000. और जिनको 300 मिल गया वो 0.
आपने दिया था फिर रिफंड हो गया। तो ड्यूटीज टैक्सेस जो नॉन रिफंडेबल है वो कॉस्ट है। क्या बेटा? नॉन रिफंडेबल कॉस्ट है। आप लोग जाते होगे बेटा पिज्जा हट पे, KFC पे, देखते होगे वहां पे 200 रुपीज लिखा रहता है, बट बिल बन जाता है 220, 30, 40 रुपया, टैक्स वैक्स जोड़ के। तो आपका कॉस्ट कितना हो गया? 220 रुपया दिए तो 220 ही तो कॉस्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग टैक्स, क्योंकि वो 20 रुपीज 30 रुपीज टैक्स वापस नहीं मिलता है। अगर वापस मिल जाएगा तो फिर कॉस्ट में नहीं आएगा। तो ड्यूटीज टैक्सेस विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट इफ नो आईटीसी, नो आईटीसी नॉन रिफंडेबल। आप लोग समझ रहे हो क्या एवरीवन? नए नए होना तो भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा स्माइल देते रहना तो फिर मैं पढ़ाते होगा, नहीं तो यहीं पे खड़े रह जाऊंगा। 23 साल से तो खड़ा ही हूँ, 23 ईयर्स से, आई मीन 2001 से पढ़ा रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ ना। और एकदम रुक कर, बेटा आप लोग समझ में आ गया क्या? तो बताओ तो कब ड्यूटीज टैक्सेस कॉस्ट में आएगा, कब नहीं आएगा? जब ड्यूटीज टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है तो कॉस्ट हो गया, नो आईटीसी तो कॉस्ट। और कब कॉस्ट में नहीं आएगा? जब रिफंडेबल। हाँ समझ में आ गया। तो ये टॉपिक आप लोग कॉस्टिंग में, इंटर में भी पढ़ोगे, सब जगह मिलने वाला है। और जो पॉइंट बहुत आगे आने वाला है उसमें मैं बार बार रिपीटेशन करता हूं। ये 2 पॉइंट हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो एक बार तो लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर ट्रेडर, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर ट्रेडर, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, purchase price minus trade discount plus duties, taxes, no ITC, non-refundable, plus duties, taxes, no ITC, non-refundable, plus carriage, duties, taxes, no bracket में no ITC, non-refundable, plus carriage, plus brokerage या commission on purchase, plus carriage, plus brokerage oblique commission on purchase, plus carriage, plus brokerage commission on purchase। नोट्स लिखेंगे नीचे। कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड, कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड, कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड, कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड। और एक नोट लिखेंगे, इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड, if input tax credit is allowed, if input tax credit is allowed, tax is not included in cost, tax is, if input tax credit is allowed, tax is not included in cost। ठीक है, वो वापस मिल जाता है आपको। आइए बेटा एग्जाम्पल से आपको बात को समझाए। एग्जाम्पल लिखेंगे, प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5% if payment made in 20 days, price 10,000, trade discount 10%, cash discount 5% if payment made in 20 days, GST 12%, no ITC, GST 12%,
नो आईटीसी, कैरिज ₹500, कैरिज का कॉस्ट है 500। आइए बेटा देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट। प्राइस कितना था, प्राइस कितना था, प्राइस कितना था, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कितना हो गया, 9000 का बिल बनेगा। कैश डिस्काउंट माइनस करना है क्या, नहीं। अब जीएसटी का नो आईटीसी, तो नो आईटीसी तो जीएसटी कॉस्ट में आएगा। अब जीएसटी कितना परसेंट बेटा, 12%। जिस नेट प्राइस पे माल बिकता है उस पे जीएसटी लगता है। कंफ्यूजन होगा सर जीएसटी 10,000 पे लगेगा ना 9,000 पे। आप लोग को इंटरमीडिएट पे सिखाया जाएगा जीएसटी ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला फिगर पे लगता है। वो आपको नॉलेज नहीं है अभी, ऐसे ही ध्यान रखना है। जब आप इंटर पे आओगे तो ही पता चलेगा। जीएसटी 12% 10,000 पे नहीं, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस है। तो बोलो बेटा 12% ऑफ 9,000, 1080। बेटा जीएसटी प्लस होता है, कॉस्ट बढ़ जाएगा 10,080 प्लस कैरिज भी लगा है क्या, कैरिज कितना 500। दिस इज कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट 10,580। दिस इज कॉस्ट 10,580। क्लियर, क्लियर हो गया सबका, दैट साइड ब्रदर्स हो गया। अगर इसी क्वेश्चन पे आईटीसी अलाउड, अगर इसी क्वेश्चन पे मैं क्या बोलता हूं आईटीसी अलाउड, आईटीसी अलाउड करेंगे तो देखो बेटा ये जो जीएसटी 1080 दिए ना, ये दिए वापस मिल जाएगा। तो ये हमारा कॉस्ट नहीं होएगा। तो हमारा कॉस्ट क्या होएगा बेटा 9,500। फिर से लिख लेना, सपोज आईटीसी अलाउड, सपोज आईटीसी अलाउड, सपोज आईटीसी अलाउड, suppose ITC allowed, डन। सो जीएसटी हमारा कॉस्ट पे नहीं आएगा बेटा। इसे तो हम लोग को ना रट लेना चाहिए। अब फाउंडेशन में जब कोई पढ़ाई करते हो ना, तो ये पढ़ाई फाउंडेशन तक लिमिट नहीं है, इंटर फाइनल प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए। और हम लोग क्लास 11 12 बीकॉम पढ़ते हैं तो बहुत छोटा सोच रहता है कि बस एग्ज़ाम तक ही चाहिए। बट आपने प्रोफेशनल लाइन चुन लिया है, एक एक पॉइंट लाइफ टाइम चाहिए, इसलिए इसको याद करना है। यहाँ पे किस तरह से हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटा, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस हाँ टैक्सेस। टैक्सेस में बेटा अच्छा से बोलना, नॉन रिफंडेबल वाला, कौन सा नॉन रिफंडेबल, और उसको हाईफाई इंग्लिश में बोलते हैं नो इनपुट टैक्स क्रेडिट।
प्लस कैरेज प्लस ब्रोकरेज और भी कुछ भी खर्चा लगा दुकान तक माल लाने का सब कुछ प्लस होएगा। तो दो बात ध्यान रखना है, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करते, कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और दूसरा टैक्स अगर आईटीसी मिलता है तो कॉस्ट में नहीं आएगा। डन, इस पे एक बड़ा सम करेंगे। यस, दुकान में आने के बाद खर्चा लगता है वो कॉस्ट में प्लस नहीं होता है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं होता है, उसे पीएल में ऐसे दिखा देते हैं। हम लोग के पास आने वाला है अभी क्या क्या खर्चा इन्वेंट्री पे नहीं आएगा बताया जाएगा। ये देखेंगे, आप लोग को बुक नहीं खोलना, आराम से घर में जाके बाद में देखना। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन अभी हम लोग सीखे नहीं, जब बनाते हैं ना मैन्युफैक्चरर सीखेंगे। अदर कॉस्ट इनकर ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन अभी नहीं सीखे, हम लोग परचेज वाला सीख लिए। परचेज में क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस आएगा, ड्यूटीज टैक्सेस आएगा, फ्रेट इनवर्ड कैरिज इनवर्ड आएगा, और अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन दैट इज कमीशन ब्रोकरेज ऑन परचेज, refundable duties, refundable taxes is not included in cost of purchase। और हम लोग थोड़ी देर बाद चलेंगे मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाउंडेशन में दो बार ये टॉपिक मिलेगा, मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट, एक फाइनल अकाउंट में भी मिलेगा और थोड़ा यहां भी मिलेगा, पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। और जैसे ये भाई ने बोला दुकान में आने के बाद का खर्चा प्लस होगा कि नहीं, एस टू बोलता है कि एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट, 5 आइटम, ये भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद कि क्या क्या आइटम कॉस्ट में नहीं आएगा इन्वेंट्री का। बेटा जो जो आएगा वो रट लेंगे ना, अब बाकी उसके सिवा कुछ भी नाम लेगा बोलेगा नो 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 नो, अभी आएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट फॉर्मूला, उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट ओवर हो जाएगा। हम लोग अभी इसमें एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो टॉपिक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आप लोग के साथ। बेटा P7 निकालना, बेटा P7 देखो तो बेटा ये करेक्शन किया था, क्या था 15,75,000 कितना था, P7 प्रॉब्लम 35 पेज 35 P7 मिला सबको, अच्छी तरह से देखेंगे। XYZ आर इन रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस का ही डिस्कशन कर रहे हैं, खरीद के बेचना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉर्ड 31 मार्च 18, फाइंड आउट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये मेथड पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद में, पहले कॉस्ट को कैलकुलेट करना सिखाता हूं मैं। देखिए, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर 15,75,500 लिखा, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, ट्रेड डिस्काउंट 3%, क्या करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को आप लोग माइनस, जीएसटी भी लगने वाला है कितना परसेंट, 12%। बट ये नहीं बताया कि आईटीसी मिलेगा ना नहीं मिलेगा, तो दो ऑप्शंस पे मैं सोल्व करूंगा, एक बार आईटीसी मिलेगा और एक बार सोच लूंगा नहीं मिलेगा। दो आंसर दिखाऊंगा, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ये भी तो कॉस्ट में प्लस होएगा, और सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री अभी नहीं चाहिए, जब हम लोग कॉस्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे तब चाहिए। कॉस्ट अभी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं मैं, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, जो परचेज किए उसका कॉस्ट। तो गुड्स रिसीव्ड कितना है बेटा, गुड्स रिसीव्ड कितना है, गुड्स रिसीव्ड 15,500। फिर क्या करते बच्चा लोग, क्या करते, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 3% ऑफ 15,75,500, 40 माइनस कीजिए, 15 लाख
बेटा कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर ले लेना सबको ही। अब बेटा ट्रेड डिस्काउंट के बाद एज्यूमिंग नो आईटीसी, आईटीसी नहीं है, लिखा नहीं है ना क्वेश्चन में, एज्यूमिंग नो आईटीसी, आईटीसी नहीं है तो जीएसटी क्या होगा, कॉस्ट में प्लस होगा। बोलिए कितना परसेंट ऑफ 15,28,235 कितना आया, 83,000 पॉइंट। एक बार राउंड ऑफ कर दे, लाखों रुपया का हिसाब रहेगा ना तो डेसिमल पैसा को इग्नोर कर देंगे। 600 और भी कुछ है क्या, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना, 17,99,123 डन बेटा। ये नो आईटीसी, अगर आईटीसी अलाउड है तो क्या होगा, गुड्स रिसीव 15,70, बोलो बोलो बोलो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, फिर पैकिंग ही लगेगा ना बेटा, 16 लाख, क्लियर, दोनों एजम्पशन पे लिख लेंगे। ये सम जहां पे कर रहे हो हाफ पे जगह छोड़ देना, क्योंकि इसका एक आगे एप्लीकेशन है, हाफ पे जगह छोड़ दीजिएगा। जहां पे ये सम सोल्व किए, हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे थे, ट्रेडर के लिए सीख लिए, ट्रेडर के लिए हमारा काम हो गया। एक बार फिर से बोल देना, ट्रेडर के लिए क्या क्या आने वाला है, ट्रेडर के लिए परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस
प्लस कैरिज इनवर्ड, कमीशन ऑन परचेज, ब्रोकरेज वगैरह। कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। क्या माइनस नहीं करेंगे? कैश डिस्काउंट। अगर ड्यूटीज टैक्सेस मोदी जी वापस कर देंगे वो भी हमारा कॉस्ट नहीं है। डन। अब हम लोग चल रहे एक मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करना। मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर के लिए बस हेडिंग डाल देना, इसी कॉस्ट के अंदर ही चल रहा है, कॉस्ट के अंदर ही चल रहा है। कॉस्ट ट्रेडर के लिए कर लिए। अब मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या कॉस्ट होता है बेटा? ये टॉपिक आप लोग बढ़िया से सीखोगे फाइनल अकाउंट पे। एक टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो माल बनाते हैं उसका कॉस्ट। फाइनल अकाउंट पे पढ़ेंगे। अभी टेम्पररी देखते हैं कॉस्ट मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होगा। एक मैन्युफैक्चरर पहले रॉ मटेरियल परचेज करेगा। क्या परचेज करेगा बेटा? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट आएगा। रॉ मटेरियल से फर्नीचर हम लोग बनाते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर चाहिए, प्लाईवुड चाहिए, रॉड चाहिए, स्टील चाहिए, ये सारा कुछ हो गया रॉ मटेरियल। क्या बेटा? रॉ मटेरियल। फिर इस पे वर्कर्स, लेबर लोग काम करेंगे। वर्कर डायरेक्ट वेजेस का नाम सुने हैं आप लोग? डायरेक्ट वेजेस लगता है, डायरेक्ट वेजेस लगता है, डायरेक्ट वेजेस। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट होगा, पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, फिर वर्कर्स लोग काम करेंगे, कारपेंटर वगैरह, तो डायरेक्ट वेज। और ऐसा एक फैक्ट्री रहेगा, फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री का खर्चा, तो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस और भी कुछ कुछ लगेगा। तो इन सबको जोड़ने से कॉस्ट आता है मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर के लिए किसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में 3 आइटम्स दिखाएंगे। क्या बेटा? रॉ मटेरियल का कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री का एक्सपेंसेस। और इसका डिटेल पढ़ाई हम लोग फाइनल अकाउंट पे करेंगे। इसलिए इतना ही जानने से टेम्पररी काम चलेगा। फाइनल अकाउंट पे आपको सिखाया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरर। अभी टेम्पररी कॉमन सेंस पे कोई सामान बनाएंगे, रॉ मटेरियल तो लगता ही है, वर्कर्स काम करता है, वेजेस देंगे, डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। और फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का लाइटिंग, फैक्ट्री में मशीन है, मशीन का खर्चा, और भी बहुत सारे वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते, इनडायरेक्ट वर्कर सफाई वफाई करते, हेल्पर वगैरह, सब कुछ आ जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। रॉ मटेरियल को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। और फैक्ट्री के अंदर ना बहुत सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग ना ओवरहेड नाम देते हैं, ओवरहेड बोला जाता है। ये सब आप लोग को सिखाएंगे। कहाँ पे बेटा? फाइनल अकाउंट। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, 5 से 10 नंबर के बीच क्वेश्चंस बनते, कभी 5 का कभी 10 का। अभी टेम्पररी मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट यही लिख लेना बेटा, कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल ब्रैकेट में डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल ब्रैकेट में डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जहाँ फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वहीं पे ब्रैकेट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जहाँ फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में ओवरहेड, OVER, ओवर HEAD। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड कहा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को
कॉस्ट अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ना ओवरहेड बोला जाता है। डन बेटा। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलकुलेट नहीं करता, ये कॉस्ट अकाउंटेंट कैलकुलेट करता है। कॉस्ट अकाउंटेंट के पास ही नॉलेज है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड भी लिखते हैं। ओवरहेड, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। रॉ मटेरियल ₹10,000, raw material ₹10,000, direct wages ₹7,000, raw material 10,000, direct wages 7,000, factory overhead 5,000, factory overhead 5,000, factory overhead 5,000। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए। रॉ मटेरियल कितना? 10,000। डायरेक्ट वेजेस कितना? 7,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यस 5,000। सब जोड़ के 22,000 कॉस्ट। 22,000 कॉस्ट हो गया बेटा आपका। ऐसे लिख लेना कि डिटेल इन फाइनल अकाउंट चैप्टर। हम लोग इस पे पूरा डिटेल पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट चैप्टर पे। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज दैट इज रॉ मटेरियल का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, कन्वर्शन में आता है बेटा डायरेक्ट लेबर ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसके बारे में पढ़ाई हम लोग को करना है वहाँ पे आके, फाइनल अकाउंट पे आके। तो अभी बस टेम्पररी। अब देखो बेटा, फैक्ट्री तक का ही खर्चा आया। कहाँ तक का खर्चा? फैक्ट्री। आपका ऑफिस भी तो होता है ना, ऑफिस होता है ना, नहीं होता है? ऑफिस का खर्चा इन्वेंट्री में नहीं आता है, इन्वेंट्री में ऑफिस का खर्चा नहीं आता, ओनली फैक्ट्री तक का खर्चा। कहाँ तक का? फैक्ट्री तक का खर्चा। माल बनने तक का ही खर्चा चाहिए, माल बनने के बाद का खर्चा को इन्वेंट्री में प्लस नहीं करते, ऐसे पीएल में एक्सपेंसेस दिखा देते। डन बेटा। तो क्या क्या खर्चा नहीं आएगा? ऑफिस होता है क्या? ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा। शोरूम होता है क्या, जहां पे बेचते हैं माल? सेलिंग एक्सपेंसेस, शोरूम होता है ना, फैक्ट्री में माल बनता है, शोरूम में माल बिकता है, शोरूम का खर्चा भी नहीं आएगा क्योंकि ये बनने के बाद का है। स्टोरेज, माल बनने के बाद बिक्री नहीं हुआ तो स्टोरेज रखते हैं ना, स्टोरेज का कॉस्ट भी नहीं आएगा। बैंक से लोन वगैरह लेके रखे, बैंक इंटरेस्ट लेता है, बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया जाता है कि नहीं? तो इंटरेस्ट भी लगता है, इंटरेस्ट भी कॉस्ट में नहीं आएगा। और एक एबनॉर्मल लॉस। तो 5 आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। 5 आइटम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, आपके बिजनेस में एक ऑफिस होता है, ऑफिस का खर्चा भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पे नहीं आएगा, वो तो भैया फैक्ट्री में बनता है, ऑफिस तो कुछ अलग ही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इन्वेंट्री पे नहीं आएगा, वो तो माल बनने के बाद बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा लगता है। इंटरेस्ट को स्पेसिफिकली बोला गया है कि भैया इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं आएगा। हम लोग लोन लेकर फैक्ट्री चलाते हैं, माल खरीदते हैं, माल बने चाहे ना बने, इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं आएगा, स्टोरेज कॉस्ट माल बनने के बाद लगता है। कब लगता है? के बाद, तो स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं आएगा। और एबनॉर्मल लॉस, कभी ऐसे होता है ना कि बेटा फैक्ट्री में आग लग गया, तो फैक्ट्री में आग लग जाएगा तो बहुत लॉस हो जाएगा, होता है ना, जल जाएगा सामान, नुकसान होगा, तो वो कॉस्ट, वो हमारा खर्चा ही है, लॉस हो गया, वो भी इन्वेंट्री में नहीं आएगा। या हमारे फैक्ट्री में फ्लड आ गया, असम में इंटीरियर एरिया में फैक्ट्री था, फ्लड आ गया, फ्लड आने के कारण बहुत सारा सामान लॉस हो गया,
वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगा। या मशीन चलते चलते अचानक मशीन ब्रेक डाउन हो गया, मैंने हम लोग की गलती से मशीन ब्रेक डाउन हो गया, मशीन ब्रेक डाउन होने के कारण बहुत सारा मटेरियल्स फंस गया मशीन पे, सब बेकार हो गया, फेंक देना पड़ा, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये भी हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में नहीं आएंगे। तो 5 आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ट्रू फॉल्स में दिया जाएगा आपको। एक तो ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ये माल बनने के बाद है, स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं आएगा और इंटरेस्ट नहीं आएगा, और एबनॉर्मल लॉस। तो बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में लास्ट पॉइंट है बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कौन सा पॉइंट के अंदर लिख रहे थे आप लोग? 7 के अंदर ही लिखेंगे। फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, cost are excluded, following costs are excluded from cost of inventory. Number 1, interest. Number 2, office expenses. Interest, office expenses, selling and distribution expenses, interest, office expenses, selling and distribution expenses, storage cost, storage cost, storage cost, abnormal loss, storage cost and abnormal loss. इंटरेस्ट का प्रोडक्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, स्टोरेज माल बनने के बाद लगता है, ऑफिस का प्रोडक्शन के साथ कनेक्शन नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माल बेचने के लिए लगता है, बनाने के लिए नहीं, तो ऑफिस नहीं आएगा, सेलिंग नहीं आएगा, स्टोरेज नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। एबनॉर्मल लॉस, कभी भी हमारा कुछ लॉस होता है, 2 टाइप के लॉस होते हैं, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। नाम सुना है आप लोगों ने? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का नाम सुना है? बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे आप लोग को कंसाइनमेंट चैप्टर पे, एंड वेरी यूजफुल इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। वो लॉस जिसको रोका नहीं जा सकता है, अनएवॉइडेबल, को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। और जिस लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके गलती के कारण लॉस हुआ, उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। लाइक आप लोग पढ़ने आते हो, मैं 1 घंटा पढ़ाता हूं, पूरा 1 घंटा तो नहीं पढ़ाता हो, पानी तो पी लेता हो ना, देखो लॉस हो रहा है आप लोगों का, ये नॉर्मल लॉस है, इसे रोका नहीं जा सकता है। बोलते बोलते तो गला सूख गया, पीना ही पड़ेगा ना। आप इसके लिए घर में जाके कंप्लेन करोगे तो मम्मी मारेगी आपको, बोलेगा सर पानी पिया तो कंप्लेन कर रहे हो क्या? अनएवॉइडेबल लॉस है। क्या बेटा? अनएवॉइडेबल। और मैं पढ़ाते पढ़ाते मोबाइल यूज करने लगा क्लास में, जो कभी आपको नहीं मिलेगा। आई नेवर यूज मोबाइल, आई नेवर ब्रिंग मोबाइल इन क्लासरूम, बट और भी कोई ऐसे होते हैं, कोई कोई यूज करते हैं मोबाइल क्लासरूम में। आपको पढ़ा रहे, कॉल आया, कॉल पे बात करने लगे सर, तो क्या वो तो आप लोगों को तो लॉस हो गया, क्या उसे रोका जा सकता था क्या? बोलो बेटा। रोज सर यूज करने लगेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा क्या? 12 में रहते तो अच्छा ही लगता है, सर उधर लगेंगे हम इधर लगेंगे बट प्रोफेशनल्स में तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या है, सर का कॉल आता है, सर बाहर चले जाते, फोन लेकर बात करते रहते, समय बर्बाद कर देते। सो दिस इज एबनॉर्मल लॉस, इट कैन बी अवॉइडेड। और पानी पीना सर का नॉर्मल लॉस है, उसे रोका नहीं जा सकता, रोकेंगे तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे आगे। तो बेटा इस पे हम लोग बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत, करीबन 100-200 बार बोलेंगे वंस इन कंसाइनमेंट चैप्टर, और लाइफ टाइम नहीं भूलना है। सच्ची का ये फाउंडेशन कोर्स आपके एकदम जिंदगी भर का फाउंडेशन है। नाम ऐसे फाउंडेशन नहीं है, इम्पैक्ट ये, क्योंकि जो जो टर्म्स आ रहा है ना, लाइफ टाइम आपको पे बैक करेगा। तो ये फाउंडेशन कोर्स रियली फाउंडेशन है, इसको आपको बहुत सीरियसली लेना है। ऐसे नहीं कि सर के क्लासेस तो यूट्यूब में दे देते, घर में बैठ के देख लेंगे, देखोगे काम चल जाएगा, बट काम चलाने से नहीं बनेगा। ये आपके जिंदगी का फाउंडेशन है,
ये आपके फ्यूचर जनरेशन का फाउंडेशन है, क्योंकि जो टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो आपको लाइफ टाइम यूज होने वाला है, कभी भी ऐसा नहीं कि यूज नहीं होएगा। तो पकड़ के रखना, दो टाइप के लॉस होते हैं। एक नॉर्मल लॉस, सर का पानी पीना नहीं रोका जा सकता है, सर पानी पिए 5 बार पीने दो, हमारा लॉस हुआ होने दो, दूसरे टीचर भी पानी पिएंगे, इसके लिए आप मेरे को छोड़ के जाओगे दूसरे टीचर के पास, आरजी 5 बार पानी पीता है, तो वो टीचर भी तो पिएगा ना, मेरी तरह चिल्लाएगा तो क्या पता वो टीचर मोबाइल भी यूज कर ले। दैट इज एबनॉर्मल लॉस। अगर मैं क्लासरूम में मोबाइल यूज करता हूँ या क्लास लेते लेते बाहर चले जाता हूँ, बेटा बैठो आप लोग बदमाशी करो, मैं उधर से आ रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। इट कैन बी अवॉइडेड, इट कैन बी कंट्रोल्ड। तो नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल है, पानी पीना, और एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल है, मोबाइल यूज करना। ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस पानी पीना, मोबाइल यूज, बस मोबाइल चलाना, ठीक है। ध्यान रखना जब तक हम लोग कंसाइनमेंट चैप्टर पे नहीं आते। व्हाट आर द 5 कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंटरीज, याद करना था बेटा। इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऑफिस नहीं आएगा, सेलिंग नहीं आएगा, स्टोरेज नहीं आएगा, और एबनॉर्मल लॉस। स्टोरेज के बाद बारे में एक अच्छा सा पॉइंट है, however a storage cost necessary in production process prior to further production stage is not to be excluded। बेटा एक तो स्टोरेज होता है कि माल बन गया, बिक्री नहीं हुआ, स्टोरेज करके रखेंगे, वो कॉस्ट में कभी भी नहीं आएगा। और एक स्टोरेज होता है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। प्रोडक्शन प्रोसेस का सिस्टम ही है कि माल को बना के कुछ दिन स्टोर कर दो, फिर बाद में उसको फिर से काम चलेगा, उसको बोलते हैं स्टोरेज। प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी आम का अचार बनाती है, कभी देखे हो आम को काट कर कुछ दिन तक ऐसे रख देती है सूखने के लिए, ऐसे रख देती है स्टोरेज पे, फिर बाद में जब सूख जाएगा अच्छा से फिर मसाला वसाला डालती है। तो बीच में जो मम्मी ने स्टोरेज करके रख दिया, स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। चलो चलते हैं गांव में, तामुल पान जाना है, तामुल पान, तामुल पान, तामुल 2 टाइप के होते हैं, कच्चा तामुल पेड़ से काट के खा लो, और एक बुड्ढा तामुल गांव में मिलता है। तामुल खरीद के गड्ढा के अंदर रख देता है 2 3 4 5 महीना, फिर वहां से निकालता है, तो बुड्ढा तामुल। तुम्हें जाना है, तुम तो जानते हो कि गांव से आए हो, तो बुड्ढा तामुल बनाते हुए देखे हो। जमीन के नीचे तामुल को रख देते हैं, बेटा इधर देखो खाना है क्या तुमको तामुल, नशा आता है उससे बड़ा। तो तामुल को गड्ढा के नीचे मिट्टी में दबा के रख देते, स्टोरेज। तो उसको ना जवान को बुड्ढा बनाते, कच्चा तामुल को बुड्ढा, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। दैट विल बी इंक्लूडेड इन that is included in inventory, done। और सुनो, दारू जितना पुराना होता है नशा उतना मजा होता है, आप ये नहीं होगे तो दारू बनाने के बाद में स्टोरेज कर देते हैं, जितना दारू पुराना होता है नशा उतना मजा आता है, लिए लगता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, तो उस समय स्टोरेज करेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आएगा, वो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ऐसे ही स्टोरेज करेंगे तो नहीं आएगा, डन। और तामुल को स्टोरेज करेंगे नीचे जमीन के अंदर तो आएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। ये आपको फाउंडेशन लेवल पे नहीं आएगा, बट ये टर्म जो 5 लाइन है ना, आपको फाइनल तक ये ऐसे ही देखने मिलेगा। तो 5 कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्या क्या था बेटा? इंटरेस्ट, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एबनॉर्मल लॉस। आज इतने ही, और नेक्स्ट क्लास जब आएंगे कॉस्ट फॉर्मूला पे बात करेंगे 2 दिन, तो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में 2 पार्ट, एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, कंसाइनमेंट, ये सारे चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का सुहाना सफर यहीं समाप्त हो रहा है। कोई डाउट है तो पूछ लेना।